तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 लेसन 21 नमक। नमक का नाम सबने सुना होगा। नमक किसे कहते हैं? आप डेली यूज़ करते हो। आपने नमक के बहुत ज़्यादा मुहावरा सुना होगा, नमक हराम, इस तरह के। और फिर हम जानते हैं कि किसी का नमक जब खा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके साथ हम कोई भी गलत बात नहीं करते। उस नमक का नमक हलाल, यानी अगर मैंने नमक खाया तो उसका एहसान हमारे ऊपर रहता है। ये जो नमक है, ये जो कहानी है आपको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात है। लेकिन भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वहाँ के लोग एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोग यहाँ, यानी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान से भारत। तो जब बंटवारे के बाद हुआ तो आना पड़ा उन्हें। लेकिन पहले तो उनका एक ही देश था, भारत। तो जो बंटवारा था, तो बंटवारे के बाद वो जो ज़मीन थी, भारत जो उनका घर था, वो दो भागों में बट गया। हिंदू मुस्लिमों का एक देश हिंदू का हो गया, एक देश मुस्लिम का हो गया। और इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर आए गए। जगह जहाँ चले गए, पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत की ज़मीन सरजमीन पे आ गए, भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान में चले गए। लेकिन उनका दिल, उनका जो दिल था, वो जहाँ रहने वाले, जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ के रहन सहन में वो बड़े हुए, जहाँ की मिट्टी में वो खेले, वो सारी चीज़ें उनके अंदर रह गई। एक कहानी उसी से संबंधित है। थोड़ा सा मैं सारांश बता देती हूँ कि इसमें एक भारत में रहने वाली महिला पाकिस्तान जाती है और जो उनके साथ एक महिला रहती है जिसको माँ के समान मानती है, वो उससे पूछती है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो वहाँ से क्या लाऊं। वो कहती है कि अगर तुम लाना ही चाहती हो तो वहाँ से लाहौरी नमक लाना। परंतु वहाँ से यहाँ नमक लाने पर प्रतिबंध था, यानी रोक थी, ला नहीं सकता था, गैर कानूनी थी। वो नमक किस तरह उसको लेके आती है, इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि नमक कैसे उसने लेके आया। तो सबसे पहले पढ़ने के पहले हम लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो राइटर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म सन 1912 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था। सरे शाम 1953, काटिल सुमन 1963 इनके उपन्यास। इसी सन में उन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे, जर्द गुलाब 1981 में तथा अल्लाह दे बंदा ले 1984 में। इनकी लघु कहानी संग्रह, कई कहानियों को, छोटी छोटी कई कहानियों को एकत्रित करके लिखा गया है, जिसमें किताबों का नाम दिया गया है जर्द गुलाब तथा अल्लाह दे बंदा ले। आपको 1966 में नेहरू अवार्ड तथा 1972 में उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। रजिया सज्जाद जहीर उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका हैं, अधिकतर उर्दू में लिखा करती हैं। मानव अनुभूतियों की बारीकियों और हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त करने में आप सिद्धहस्त हैं। मानव अनुभूतियों की बारीकियों और हृदय के उद्गार, हृदय के उद्गार यानी जो हमारे मन में भाव होते हैं, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हम दिल में महसूस करते हो, और इंसान का एक दूसरे से क्या महसूस करता है उसके बारे में इन्होंने जो लिखती हैं, बिल्कुल वह एक एक चीज़ को चित्र उभार देती हैं, उसकी महसूस करती हैं, उसको शब्दों में बिल्कुल उतार देती हैं। शुरू से लेकर अंत तक यह कहानी इतनी सजीव और रोचक है कि पाठक को अपनी आंखों के सामने सारी घटनाएं घटित होती प्रतीत होती। शब्दों के माध्यम से उस चित्र को सजीव कर दिया गया है। शब्दों के माध्यम से आपको ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि सारी घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं। ऐसा महसूस होगा कि सारी घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं। अब हम पढ़ रहे हैं। उस सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी।
वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल दुपट्टा जैसे उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफ़िया कहीं गई हुई हैं, कहीं कीर्तन में गई हैं, वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से होती है। वो महिला जो है उसका बताती है कि कैसे है वो, किस तरह उनकी माँ से मिलती है। उसका रंग रूप, उनके चेहरे का भाव, पहनावा सब उनकी माँ से मिलता है। जिस तरह उनकी माँ थी, भारी भरकम जिस्म, शरीर थोड़ा मोटा था, आँखें चमकदार और छोटी थीं और चेहरे पे नेकी, मोहब्बत का भाव था, रहमदिली का भाव था। और जैसे उनकी माँ मुहर्रम में बिल्कुल सफ़ेद मलमल का बारीक दुपट्टा ओढ़ा करती थी, वैसी वह महिला ओढ़ी हुई थी। जब साफिया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। अब जब वो औरत बार बार कोई आपको देखता है, किसी से आप आई कांटेक्ट बार बार आपका होता है, कोई आपको ध्यान से देख रहा होता है, तो आप उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जानने के लिए कहते हैं कि मुझे इनके बारे में जानना है। तो जो घर की बहू रहती है उसके बारे में से पूछती है कि जो महिला है कौन है, तो बताती है कि साफिया है और ये लाहौर जा रही है। लाहौर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पे चमक आ जाता है और तुरंत उसके पास जाती है, क्योंकि वो पहले लाहौर में रहा करती थी, विभाजन के पहले। वो बताने लगती है लाहौर कैसा इतना अच्छा और प्यारा शहर है, सबको अपना शहर जहाँ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो शहर सबको प्यारा होता है। और वहाँ के लोग कैसे खान पान है, कैसा पहनावा है, कैसे रहन सहन है, कैसे खूबसूरत लोग वहाँ के हैं, उसके बारे में वो बताने लगती है। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे बातें करती रहीं। सफ़िया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। वहाँ कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में दोनों भाग लेने गई थी, तो सारे लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसके बारे में बात किए जा रही थी आपस में, लाहौर के बारे में। और उसने उससे पूछा कि आप लाहौर को आपसे आए तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया, अभी भी आप लाहौर में ही बसी, आपका जान आपका मन लाहौर में ही है, आपको वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया। तो कहती है हाँ बेटी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, यानी जब विभाजन हुआ था, नया जो पूरे विश्व पटल पे एक नया देश उभरा था विभाजन के बाद, तो भारत का बंटवारा हुआ था, उस वक्त वो लाहौर से भारत आई थी। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस से सब ठीक ही है, पर लाहौर याद बहुत आती है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। वो कहती है वैसे तो यहाँ सब कुछ है, हमारा घर बन गया है, कोठी बन गई है, हमारा बिजनेस हो गया, हम बहुत आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारा वतन, हमारा देश तो लाहौर ही है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ की मिट्टी में खेले, जहाँ से बड़े हुए, जहाँ खाए पिए भाई बंधु हमारे रहे, वही हमारा देश है। हम यहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन हम अपना देश उसी लाहौर को मानते हैं। वो पाकिस्तान या भारत को अपना देश नहीं मानती है, वो लाहौर को अपना देश मानती है। लाहौर कोई अलग देश नहीं है, यानी हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, किस तरह वहाँ की मिट्टी से हम जुड़े रहते हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं, बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती हैं, सांडा लाहौर। फिर आपस में दोनों बातें करती हैं, बातें करते करते उनके आंखों से एक दो आंसू के बूंद गिर जाते हैं, उसी से वो अपने मलमल के दुपट्टे से पूछ लेती हैं, और फिर दूसरी बातें होने लगती है। फिर लाहौर की बातें आ जाती, कहती है सांडा लाहौर, यानी मेरा लाहौर। फिर उसके बारे में
खूब बातें करती है हमारे। हम कहीं जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो अपने प्रदेश के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने लोगों के बारे में बात करते हैं। हम जब उससे दूर हो जाते हैं तो हमें वो बहुत अखरता है, बहुत खलता है। हमें वहाँ उसकी कमी महसूस होती है कि कैसे लोग उससे वहाँ कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, किस तरह वहाँ हम जिंदगी गुजारते थे, इस सब के बारे में। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगे और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफ़िया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। कीर्तन खत्म हो गया 11 बजे, सब लोग प्रसाद लेके जाने लगे। सफ़िया ने उस महिला से पूछा कि अगर आप लाहौर से कुछ, मैं लाहौर जा रही हूँ, वहाँ से कोई सौगात, कोई गिफ्ट, कोई उपहार मंगाना चाहती हैं तो मुझसे बताइए। तो कहती है कि वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। तो दरवाजे के किनारे खड़ी थी। जब कोई किसी से कुछ लाने को कहता है, हम अपने मम्मी पापा से तो उछल के कह देते हैं, हाँ हमें चाहिए, हाँ मम्मी चाहिए। लेकिन कोई अनजान अगर हमें कहता है कि आपको कुछ मंगाना, मैं यहाँ जा रही हूँ, कोई गिफ्ट लाना है, और वो सोचते हैं कि क्या दूसरों को हम परेशान करें, तो बहुत हिचकिचाहट के साथ उनसे कहती हैं कि आप ला सकते हो तो लाहौरी नमक, यानी लाहौर का नमक लेके वहाँ से आना। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि वो लाहौर को महसूस करना चाहती हैं, अपने अंदर वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की सुगंध को, वहाँ के खाने को, वहाँ की संस्कृति को वो अपने अंदर महसूस करना चाहती, जानना चाहती। कहती हैं ला सको तो वहाँ से लाहौरी नमक लाना। आहिस्ते से धीरे से कहती, उनको भी पता है। वो कहती हैं ला सको, इसलिए ला सको कहती हैं कि उन्हें पता है कि लाहौर से और यहाँ भारत में नमक लाने, पाकिस्तान से भारत में नमक लाने की पाबंदी है, नमक आप नहीं ला सकते हो। 15 दिन यूं ही गुजरे कि पता ही नहीं चला। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दो। दोस्तों अजीजों के यह हालत थी, कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। 15 दिन वो लाहौर चली गई। वहाँ 15 दिन किस तरह गुजरा उन्हें पता नहीं चला। हम अच्छे जाते अपने परिवार में जाते हैं, उनसे मिलने वालों के पास जाते हैं, तो हमारा वो समय किस तरह कट जाता, अच्छा समय किस तरह कट जाता हमें पता ही नहीं चलता। तो वैसे वो लाहौर में जाती हैं और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। 15 दिन किस तरह अपने दोस्तों के साथ जिम खाने में, खाने पीने, हंसी ठिठोली, मिलने जुलने, इन सारों में 15 दिन किस तरह बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। और दोस्तों की इतनी मोहब्बत की, कोई कुछ उनके लिए ला रहा है खाने के लिए, कुछ उनको कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, सब कुछ को किस तरह पैक करें, कैसे पैक करके भारत लेके आए, एक बहुत बड़ी समस्या बनी, किस तरह उसको तैयार करें। और सबसे बड़ी समस्या थी ब्राउन कलर के पेपर में, भूरे रंग के एक पैकेट में नमक, जो उन्होंने सेर भर नमक खरीदा था, उसको कैसे हम भारत लेके आए, कैसे इंडिया लेके आए, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? यानी सफ़िया का जो भाई था, बड़ा पुलिस अफसर था, वो सोचे कि इसी से सलाह लेते हैं कि हम नमक किस तरह लेके जाएं, किस तरह हम नमक को बांधकर, नमक की पुड़िया को यहाँ से लेके भारत जाए। उससे सलाह लेने के लिए वो उससे पूछती है कि क्यों भैया, हम नमक लेके यहाँ से जा सकते हैं? इस पर उसका भाई हैरान होकर कहता है, वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करोगे? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज़्यादा नमक आया है। वो कहती, नमक लेके क्यों जाओगे? नमक ले जाना कानूनी है, और नमक का क्या करें, नमक तो वहाँ भी है, आप जो इंडिया में बहुत सारे नमक है, आपके हिस्से में बहुत सारा नमक आया है। इस पर वो गुस्सा कर जवाब देती है कि मैं हिस्सा और बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नमक ले जाने के लिए बात कर रही हूँ। क्या किसके हिस्से में आया, कैसे आया, क्यों आया,
इसकी मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो नमक जो थे वो प्यार का सौगात था। उनके लिए वो नमक प्यार का सौगात था, उसको ले जाने के लिए बात करती हैं। और ये नहीं कि किसके हिस्से में क्या लाया, जो नमक मंगाया है ऐसा नहीं उसके पास नमक नहीं है, नमक तो उसके पास भी है, लेकिन यहाँ की प्यार और मोहब्बत को महसूस करना चाहता है, इसलिए नमक को मंगाया। इस पर जब वह झुझला गई, गुस्सा गई, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया। कहती मेरी माँ ने यही मंगवाया। उनके माँ शब्द को सुनकर उनके भाई को थोड़ा आश्चर्य होता है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून की बात समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आप नमक ले जाएंगी तो क्या होगा, आप नमक ले जाएंगी तो कस्टम वाले आपके सामान को चेक करेंगे और चेक करने में आपको नमक मिल गया तो क्या होगा, वो आपको और ज़्यादा चेक करेंगे, आपके एक एक सामान को खोल के बिखेर के फेंक देंगे। यहाँ ले जाना, नमक ले जाना कानून नहीं है। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं कि वो उससे जवाब देने लगती हैं। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है, मैं क्या चोरी से ले जाऊँगी, छिपा के ले जाऊँगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊँगी। अरे तुम कह रहे हो कि नमक निकल आएगा, कोई मैं कानून तोड़ने की बात कर रही हूँ, मैं चोरी से थोड़ी ना ले जाऊँगी, मैं नमक सबको दिखा कर जता कर ले जाऊँगी, क्योंकि मैं कोई स्मगलिंग नहीं कर रही हूँ, कोई चोरी नहीं करी, कोई डाका नहीं डाल रही हूँ, यहाँ से कोई सोना चांदी नहीं ले जा रही, तो इसमें चुरा के ले जाने की क्या बात है, प्यार की सौगात है, मैं ले जाना चाहती हूँ। और तुम कह रहे हो कि कस्टम वाले पकड़ लेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस सारी चीज़ों को दिल से महसूस करती हैं। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। फिर वो कानून की बातें बताने लगता है कि आप ऐसा नमक लेके जाएंगी तो बहुत गलत बात है, सामने दिखा के ले जाएंगी तो आपको ले नहीं जाने दिया जाएगा। अरे फिर वही कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होती। अरे बार बार तो मुझे कानून की बातें बताए जा रहे हैं कि कानून ऐसा है कानून वैसा है। अरे जो कानून बनाया है, जो कस्टम वाले चेक करते हैं, उस कानून का पालन करते हैं, वो भी तो इंसान है। प्यार की भाषा तो वो भी समझते हैं, मोहब्बत की भाषा तो वो भी समझते हैं। क्या उनके सीने में दिल नहीं है, क्या लोगों के जज्बात वो नहीं समझते हैं, ऐसा उससे वो कहती है। हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती। करें हाँ वो कहता है कि ठीक है मशीन नहीं होते मैं मानता हूँ, लेकिन वो शायर भी नहीं होते, बस दूसरों की चीज़ों को महसूस करें, जाने, उसको लिखें। उन्हें अपना कानून पालन करना होता है, उस कानून को पालन करेंगे, आपको इस तरह जाने नहीं देंगे। अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूँ कि ये ड्यूटी ना करें, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलर की चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं, तो फिर क्यों मना करें, प्यार की सौगात है, मुझे ले जाने दो। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुल्क में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। वो कहता है कि आप जो है ले जाना चाहती तो आपको समझाना मुश्किल है, आपको कौन बहस करे, आप कहेंगे आप ले ही जाएंगी, कानून को नहीं मानेंगे तो ले जाइए। आप एक अदीब यानी कहानीकार साहित्यकार जो हैं वो आप ठहरी, कविता लिखने वाली हैं, चीज़ों को दिल से महसूस करने वाले लोग हैं, तो आप तो चीज़ों को अलग ढंग से महसूस करेंगी, इस तरह कर रही हैं। लेकिन कस्टम वाले इस तरह चीज़ों को ना सोचेंगे ना समझेंगे, उनके लिए बस कानून कानून है और सबके लिए बराबर है, इसलिए उस चीज़ को मना करेंगे। अब आपको कौन समझाए इस तरह से कि कस्टम वाले आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, इस प्यार के जज्बात को नहीं मानेंगे। वो कस्टम वाले हैं, आप कस्टम वालों से क्या जानती हैं, उनको पहचान है, कितना जानते हैं आप उसके बारे में, उसके बारे में ऐसा वो कह देता है। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने का या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात
तो अगर सभी लोगों का दिमाग अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर जगह ही हो जाती भैया। और गुस्से में कहती हैं कि मैं कस्टम वालों को नहीं जानती। ठीक है, मैं कस्टम वालों को नहीं जानती। आप कहते हैं अदीबों का, जो अदीब लोग हैं उनके दिमाग थोड़े घूमे हुए हैं, तो ऐसे ही दिल से महसूस करना है घूमे वाले दिमाग पूरी दुनिया होती तो दुनिया कुछ अच्छी ही हो जाती। ऐसा वो जवाब देती हैं। मारे गुस्से की उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया और ऐसा कहकर वो मारे गुस्से, इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ जाता कि वो नमक नहीं ले जा पाएंगी कस्टम वालों की वजह से, कि उनके वो रोने लगती हैं। अभी आप जहाँ तक मैंने पढ़ाया इसको रीड कीजिए और समझने का प्रयत्न कीजिए।